हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2022 के बारे में। एमपीपीएससी 2022 का जो एग्जाम है उसका एग्जाम होगा 21 मई 2023 को। मतलब तकरीबन आपके पास 6 महीने का टाइम है एमपीपीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए। तो आज हम लोग इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इसमें क्या चीजें कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने डीप लेवल तक पढ़ना है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एमपीपीएससी ने 2022 का सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन जो कि एमपीपीएससी ने सिलेबस अभी हाल ही में रिवाइज किया है, तो जो 2021 का सिलेबस है वही पॉसिबिलिटी है कि 2022 में वही सिलेबस रहेगा। पॉसिबिलिटी की ऑलमोस्ट श्योरी है कि 2022 में एमपीपीएससी वही सिलेबस रखेगी जो कि 2021 में था। ना इस 2021 के सिलेबस में जब देखें तो पहले स्टार्ट करने के पहले हल्का सा बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये सिलेबस का पीडीएफ हालांकि आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा। जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने वाले हैं उनको तो बाय डिफॉल्ट पता ही है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं उनको ये सिलेबस एमपीपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा। यदि केस नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पे आके आप एक बार मैसेज कर देना कि सर मेरे को एमपीपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, एमपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है वो नहीं मिल रहा है, उसका पीडीएफ शेयर कर दें तो वो पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नाउ यहां पर देखा जाए तो एमपीपीएससी के में 3 चरण में एग्जाम होते हैं। पहले तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेंस देने का मौका मिलता है, और इसके बाद में होते हैं इंटरव्यूज। याद रहे, प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल रैंकिंग में काउंट नहीं होते। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेंस देने का मौका मिलता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीलिम्स में आप कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए। बाकी आपके 90 नंबर है, 90 क्वेश्चन सही है, 81 क्वेश्चन सही है, 75 क्वेश्चन सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यस कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन मेंस में आपके जितने अधिक नंबर हो जाएं उतनी अच्छी बात है। इंटरव्यूज में आपके जितने ज्यादा नंबर हो जाएं उतना अच्छी बात है, और तभी आपको जो हाईएस्ट रैंक लेने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को एसडीएम और डीएसपी जैसे टॉप पोस्ट अवार्ड की जाती है। नाउ लुक एट दिस वन। तो यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस हम आज देखने वाले हैं, उसके बाद मेंस का सिलेबस भी देखेंगे यदि टाइम रहा तो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मेंस का सिलेबस देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो है सामान्य अध्ययन जिसे बोलते हैं जनरल स्टडीज जीएस, दूसरा है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इसे बोलते हैं सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो ये दोनों पेपर देखें, 2-2 घंटे के हैं, 200 नंबर के हैं। याद रहे, इसमें सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है उसमें सिर्फ जीएस के मार्क्स काउंट किए आते हैं। सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जीएस के मार्क के हिसाब से रैंकिंग बनती है और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। वहीं पे यदि फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें तो फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है उसमें दोनों के मार्क्स काउंट किए आते हैं, और कंबाइंड जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से फाइनल रैंकिंग डिसाइड होती है। लेकिन याद रहे, प्रीलिम्स में जितने नंबर प्रीलिम्स में देखा जाए तो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में केवल जीएस के मार्क्स ही काउंट किए आते हैं। पिछली बार जो है कट ऑफ गया था अंडरग्राउंड का 76 क्वेश्चंस, दैट्स अ ह्यूज एक्चुअली। 76 क्वेश्चंस की बात करें, यदि आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 152 मार्क्स कट ऑफ गया था। एमपीपीएससी की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कट ऑफ है, इतना कट ऑफ यूजुअली ज्यादा नहीं जाता, लेकिन फिर भी पता नहीं व्हाटएवर द रीजन इज दैट 152 मार्क्स कट ऑफ गया था, दैट वाज ह्यूज। तो यहां पे वो प्रयास करना है कि 75 से 80 के आसपास क्वेश्चंस सही होने का प्रयास करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे 75 से 80 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल, बट पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस देखने के बाद में हम लोग कैसे इतने मार्क्स स्कोर करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ना यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें दी हुई हैं, उनके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं सिलेबस में। लेट्स रीच टू द सिलेबस। हाँ, ये जरूर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो याद रखिएगा कि जीएस में तो हालांकि 40% से कुछ होता नहीं है, लेकिन सीसेट का जो पेपर है, जो दूसरा पेपर होता है, उसमें जरूर 40% स्कोर करना जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीसेट में कम से कम 40% स्कोर होना चाहिए। यदि फॉरेस्ट सर्विस आप तैयारी कर रहे हो तो फिर उसमें बहुत हाई मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, लेकिन यदि सिविल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 40% होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 30% का सिस्टम बना हुआ है ना। नाउ इसमें आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर द सिलेबस। सिलेबस देखते हैं, ये सिलेबस आपके सामने है।
सिलेबस दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में है, तो मैं दोनों ही मीडियम का पेपर सिलेबस ले लेता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट, दोनों ही मीडियम के सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में लगभग डिवीजन ऑफ मार्क्स बराबर हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से आने की संभावना है। हो सकता है किसी यूनिट से 8-9 हो जाए, किसी यूनिट से 11-12 हो जाए, लेकिन लगभग इसी रेंज में रहने की संभावना होती है। तो आपको प्रयास करना है कि हर एक यूनिट को प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रेस देना है, वहां पर चीजों को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। अब चलिए देखते हैं पहली यूनिट के बारे में। पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। मतलब ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, पहले जान लेते हैं। देखिए, किताब जिस किताब को आप रेफर करेंगे वो किताब आप कोई भी रेफर कर सकते हैं। 2 किताब लेकिन आपके पास होनी चाहिए। एक सब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए। सब्जेक्टिव बुक का मतलब है थ्योरी बुक होनी चाहिए। थ्योरी बुक मतलब प्रॉपर थ्योरी उस पर लिखी हो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव बुक हो। ये दोनों ही किताबें आपको रेफर करना है। मतलब ये नहीं सोचना है आपको कि हाँ नहीं चलो ठीक है ऑब्जेक्टिव पेपर है तो सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत क्या है। नहीं, थ्योरी भी पढ़नी है और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। थ्योरी आप पढ़ते जाएं टॉपिक को, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते चलें। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने साथ में रखें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एमपीपीएससी के हुए हैं उसको बार बार देखते रहे। उससे पता चलता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। कई बार हम लोग एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, और हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि इतना एफर्ट्स हमारा जो है वेस्टेड हो गया, खराब हो गया। तो आपको ये भी प्रयास करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखना है। प्रयास करें कि डेली आप देखें। डेली कम से कम आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, जब भी आपके पास टाइम मिलता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। इससे आपको एमपीपीएससी के जोन में जाने में बेनिफिट मिलेगा। आई मीन एमपीपीएससी के जोन में आप पहुंच जाएंगे, आपको पता चलेगा बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये जो यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कहां से पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब प्रेफर कर सकते हैं। टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसकी थ्योरी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पुणेकर की एमसीक्यू प्रैक्टिस की बुक आती है, काफी अच्छी किताब है पुणेकर की, इसको आप रेफर कर सकते हैं। तो पुणेकर में चूंकि एमसीक्यू बहुत सारे दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग का एक कंप्लेन है कि उसमें मिस्टेक्स भी हैं। देखो, मिस्टेक्स तो रहती हैं, लेकिन मिस्टेक्स बेसिकली देखिए तो मैंने ऐसी कोई किताब देखी नहीं जिससे मिस्टेक्स ना हो एमपीपीएससी की तैयारी में। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के लिए परेशान नहीं होना है। जो लगी मिस्टेक्स है उसको आप छोड़ दो, उसको बाकी जगहों से वेरीफाई कर लो। लेकिन इसमें ओवरऑल कह सकते हैं कि पुणेकर की किताब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। साथ में ये बताया गया है कि ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है, तो यहाँ से आपको उसमें फोकस करने में थोड़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना। तो ये किताबें आप ले सकते हैं, लेकिन याद रहे थ्योरी किताब और ऑब्जेक्टिव किताब दोनों आपके पास में होनी चाहिए। पढ़ना क्या है अब जरा देख लेते हैं। जैसे मध्य देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अब यहां पर देखें प्रमुख घटनाओं की जब बात आती है तो यहाँ पे एंशियंट मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्ययुगीन, फिर आधुनिक, ये तीनों आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एंशियंट में बहुत जोर देते हैं, मेडिवल में बहुत जोर देते हैं, और कमाल की बात है इसको कंप्लीट करने में उन्हें कई दिन लग जाते हैं। कई लोग तो महीने भर लगा देते हैं एंशियंट और मेडिवल कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसा अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई करना है ऐसे जिसका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब आप जितनी मेहनत करें उसके उतने नंबर भी आपके तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रयास करें कि अपनी पढ़ाई की जो शुरुआत है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है, यहाँ से शुरू करें। मतलब मध्य प्रदेश का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां शुरू करें, जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए। शरण पादुका आंदोलन हुआ, शरण पादुका हत्याकांड हुआ, इसके अलावा जंगल सत्याग्रह है, झंडा सत्याग्रह है। ऐसे जो महत्वपूर्ण है या मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे गंजन सिंह गुरगू हो गए, है ना, सच काइंड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में, जैसे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, नीमच से होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले आते हैं, थोड़ी प्रयास करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, मैं कहूँगा आप लोगों को कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। डेट भी पूछा जाता है और प्रॉपर ईयर भी पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकेशन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछा जा सकता है कि चरण पादुका हत्याकांड जो है कहां पर हुआ था। अब चरण पादुका हत्याकांड की बात करें तो चरण पादुका हत्याकांड कहां पे हुआ, ये एज ऑफ नो छिंदवाड़ा में है, जहां पे चरण पादुका हत्याकांड हुआ। दूसरी बात, जो उर्बिल नदी है उसके तट पे चरण पादुका हत्याकांड हुआ। तीसरी बात, किस दिन हुआ ये भी पता होना चाहिए। 14 जनवरी 1931 को हुआ। तो दिन और डेट, दिन और ईयर
दोनों आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड बोलते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने चरण पादुका हत्याकांड का ऑर्डर दिया था, तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो फिशर ने ऑर्डर दिया था, तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखना है, बिकॉज यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। झंडा सत्याग्रह कब हुआ है, प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, जंगल सत्याग्रह गिरिजन सिंह गर्गू का नाम पूछा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। तो प्रयास करना है आपको कि यहां पर जिन आंदोलन में डेट बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं, लेकिन उनका ईयर एटलीस्ट पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रयास करना कि उसका लोकेशन, उसके जो प्रमुख लीडर्स हैं वो आपको जरूर ध्यान रहे। इसमें और भी बहुत सारे आंदोलन थे, जिसमें जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया बैटल ऑफ बैतूल के बारे में, है ना। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स एमपीपीएससी के नास, तो ये थोड़ी आपको प्रयास करना है कि इसमें ज्यादा जोर दें। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख राजवंश। देखिए, प्रमुख राजवंश में प्रयास करना, जो मेन राजवंश है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में आप पढ़ के जाना। बहुत ज्यादा पूरी क्रोनोलॉजी मत पढ़ने लग जाना कि हाँ ये राजवंश है, इसके एक राजा का नाम आप याद रखो, बिकॉज दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। हो सकता है एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ ले जाते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। एमपीपीएससी जो है यूजुअली तकरीबन 30% क्वेश्चन ऐसे पूछती है जो इजी होते हैं, 50% क्वेश्चन मध्यम लेवल के होते हैं, मॉडरेट होते हैं, 50 से 55 क्वेश्चन। इसके अलावा 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, प्रयास करना ये 30% इजी क्वेश्चन और 50% मॉडरेट क्वेश्चन में यदि आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, प्रॉपर रिवीजन करोगे, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। और यदि इतना ही आप परफॉर्म कर लें तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो याद रखना, पूरा एशियंट मेडिवल मध्य प्रदेश का बिल्कुल घंटे घंटे लगा के नहीं पढ़ना। मेन जो राजवंश है उनको पढ़ लेना, जैसे बुंदेला डायनास्टी हो गई, है ना। इसके अलावा हमारा परमार डायनास्टी हो गई। परमार में राजा भोज के बारे में थोड़ी सी आपको ज्यादा पढ़ना होगा, बिकॉज उनके द्वारा जो आर्किटेक्चर का काम किया गया है, जो महल बनवाए गए, उनके बारे में थोड़ी पढ़ लेना आप। तो ऐसे जो मेन राजवंश है, जैसे गोंड हमारा जो है, ऐसे भी हमारी रानी कमलापति के बारे में पूछा सकता है आपसे। तो गोंड राजवंश के बारे में हल्का पता होना चाहिए। रानी कमलापति का नाम भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हबीबगंज का नाम रानी कमलापति कर दिया गया, तो उनसे जुड़ी हुई एक दो इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहां पर आपको प्रयास करना है, राजवंश पढ़ना है, लेकिन सभी राजाओं के बारे में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन राजा हैं जिनका नाम हिस्ट्री में काफी पॉपुलर रहा है, उनके बारे में आप पढ़ें, है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। कला में देखा जाए तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉमन सा है, ऐसे में आपके प्रमुख लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य सारी आ जाती हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर वही है, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य सारे पढ़ने हैं, प्रमुख त्योहार पढ़ने हैं। जैसे कि लोक संगीत में क्वेश्चन से पूछे आते हैं, लोक नाट्य से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य माच है। माच कौन से अंचल का है, तो आपको बताना चाहिए मालवांचल का है। राई लोक नृत्य है हमारी राज्य की लोक नृत्य, ये कौन से अंचल का है, बुंदेलखंड अंचल का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। जो हमारे प्रमुख त्योहार है वहां से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। जैसे भील कम्युनिटी जो है उनका जो त्योहार है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, 5 दिन मनाया जाता है, आप बता सकते हैं। भगोरिया प्रणय पर्व बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा सकते हैं। तो प्रयास करें। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा मैं कहूँगा लेंथी टॉपिक है, बिकॉज इसमें क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको रिटेन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रहे, यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछ जाते हैं। तो प्रयास करें, इसको बार बार रिवीजन करें, इससे आपको चीजों को रिटेन करने में आसानी मिलेगी, है ना। इसके अलावा मध्य की प्रमुख जनजातियां बोलियां हैं। जनजातियां जरूर आपको करना पड़ेगा। जो मेन जनजातियां हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जो छोटी छोटी जनजातियां हैं, जैसे कुरकू जनजाति हो गई हमारी, छोटी छोटी जनजातियां, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जनजातियां पढ़ते वक्त एक चीज और भी ध्यान रखना कि जो सब ट्राइब्स हैं, जैसे भील में भिलाला है, पटेलिया है, रतिया है, तो सब ट्राइब का नाम भी आपको याद रखना है। उनका जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो आपको ध्यान रखना है। कौन से अंचल में उनका कंसंट्रेशन है ये भी आपको याद रखना है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जो पातालकोट है छिंदवाड़ा में, वहां पे भारिया जनजाति निवास करती हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। जैसे हमारा छिंदवाड़ा कहां पे है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो पातालकोट है, जो सबसे मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब मानी जाती है मध्य प्रदेश की, उसका नाम है भारिया जनजाति, जो कि पातालकोट में निवास करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो थोड़े आपको प्रयास करना है। जनजातियों में बोलियां तो आपको देखनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों में जो फेमस पर्सनालिटीज है प्रेजेंट टाइम में, वहां से भी आपको चीजें तैयार करनी है। तो वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल में भी जनजातियों के जो मेन लीडर थे, जैसे तांत्या भील हो गए, है ना, ऐसे जो मेन लीडर्स हैं उनका नाम आपको याद रखना है। कौन से एरिया, कौन से अंचल के हैं, ये भी चीजें आपको याद रखना है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है।
अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। ये देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा मिस करता है, भूल जाता है, पढ़ते हैं फिर भूल जाता है। तो प्रमुख साहित्यकार में बहुत ज्यादा साहित्यकार नहीं पढ़ने हैं, मुश्किल से 9-10 साहित्यकार पढ़ने हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां आप पढ़ लें, बिकॉज मध्य प्रदेश से एज ऑफ नाउ बिलोंग करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर है, उनकी जो रचनाएं हैं वो आप पढ़ लें। तो ऐसे जो मेन साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं जो हैं आप पढ़ के जाइए। एवनली अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो भी 51 कविताएं बड़ी फेमस हैं। तो ये जो रचनाएं हैं ये आपको पढ़नी पड़ेगी। तो तकरीबन 9 से 10 ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, वहां से क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं, ऑलमोस्ट हर साल पूछा आता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, इसमें टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे पूछे आते हैं, साथ में कई बार पूछा आता है कि इसको बनवाया किसने, है ना। तो यहाँ पे जैसे कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है ना, मालवा में। रानी द्रौपदी का महल कहाँ पर स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन लोकेशन बेस आपसे पूछा सकते हैं। पर्यटन स्थल में एक और महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में हेरिटेज साइट्स हैं। एज ऑफ नाउ पहले तो 3 थी लेकिन 2 और ऐड हो गई, ग्वालियर और ओरछा वाला। तो यहां पर हेरिटेज साइट से भी क्वेश्चन पूछाते हैं एग्जाम में, जैसे कि हमारा हेरिटेज साइट कब कौन सा डिक्लेयर हुआ है। जैसे यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ जो हमारा सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप को कब हेरिटेज साइट बनाया गया, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इसके अलावा हमारा जो छतरपुर में है खजुराहो टेम्पल, इसको कब हेरिटेज साइट बनाया गया। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाते हैं, है ना। खजुराहो में जरूर थोड़ी सी आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज खजुराहो मंदिर में अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। उसमें आपसे पूछा सकता है कि ये कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली में है। ओके, यहाँ पे अब पता होना चाहिए आप लोगों को, एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हालांकि पता ही होना चाहिए आप लोगों को, पता ही होगा। नागर शैली होती है, वेसर स्टाइल होती है और होती है द्रविड़ स्टाइल। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की 3 स्टाइल होती है। नागर शैली जो है ये नर्मदा नदी के उत्तर में जो टेम्पल्स बने हुए हैं मोस्टली नागर शैली में बने हुए हैं। एवनली उड़ीसा का जो सन टेम्पल है वो भी नागर शैली में बना हुआ है। हमारा जो खजुराहो का क्षेत्र है वहां पर जो टेम्पल बने हैं मोस्टली नागर शैली में ही बने हुए हैं। वेसर शैली की बात करें तो जो नर्मदा नदी और नीचे आप चले जाओ फिर कृष्णा नदी, इसके बीच का जो टेम्पल्स बने हैं उसमें वेसर शैली आपको मिलेगी। कृष्णा नदी के नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको द्रविड़ शैली के टेम्पल्स मिलेंगे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि नागर शैली और वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है इन दोनों का मिक्स्ड रूप है वेसर शैली, है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एनीवे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे आते हैं, थोड़ी सा आपको प्रयास करना है कि चीजें भी आपको तैयार करके चलनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, तो जो हमारे मेन फ्रीडम फाइटर्स हैं या मेन पर्सनालिटीज हैं जनजाति में, वहां से आपको याद रखना है। रिसेंटली कुछ लोगों को यदि अवार्ड दिया गया है तो वो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो ये रहा हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में टॉपिक कौन है, मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनास्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स एंड फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड द लिटरेचर, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट ट्रैवल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। ये रहा आपका यूनिट 1। यूनिट 1 कहां से पढ़ना है, आप मध्य प्रदेश की कोई भी किताब ले लीजिए, टीएमएच की बुक ले सकते हैं, वो थ्योरी बुक है, बढ़िया किताब है। पुणेकर की किताब एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप लेना, और इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन लेना, वहां से आप प्रैक्टिस करना। तो ये टॉपिक बढ़िया तैयार हो जाएगा। स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छे नंबर स्कोर होते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैंने देखा है 10 क्वेश्चन में बड़े आराम से लोग 8 से 9 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं, इसलिए आपकी पॉसिबिलिटी बढ़िया है। तो ये टॉपिक कह सकते हैं एक स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पे यदि आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना, अंधाधुंध पढ़ाई मत करना। एंशिएंट और मेडिवल में लोग कई घंटे बिताते हैं, ऐसी गलती आप मत करना। आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, उसके बाद जो बाकी सिलेबस को कंप्लीट करना, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे पढ़ाई भी वहां प्रिसाइज करनी है। मेन जो डायनास्टीज के महत्वपूर्ण राजा हैं उनको पहले पढ़ना है, उसके बाद जब टाइम मिलता है, हालांकि टाइम तो मिलेगा ही नहीं, इतना टाइम तो होता नहीं है, उसके बाद टाइम मिलता है तो बाकी चीजों को भी हल्का मगअप कर सकते हैं, लेकिन इनको मेन फोकस रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा भारत का इतिहास। ये रही हमारी यूनिट 2। देखिए, भारत का इतिहास में देखा जाए तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी प्रेफर करना सजेस्ट किया जाता है कि एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी में सारा सिलेबस मिल जाता है आपको, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सब मिल जाता है। लेकिन तमिलनाडु एनसीईआरटी यदि मिल जाए आपको, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो
तमिलनाडु की ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी है वो काफी अच्छी है, बिल्कुल सिलेबस नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। यदि आप उससे पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। लेकिन एक किताब और है जो आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी के अलावा, और वो है स्पेक्ट्रम। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्रयास करना है आपको स्पेक्ट्रम भी लेके रखना है, बिकॉज स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की मिस हो जाए चलेगा, लेकिन स्पेक्ट्रम मिस हो जाए ये नहीं चलेगा, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजीव अहिर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी किताब है स्पेक्ट्रम, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत सारी चीजों को बहुत ही क्रिस्पी फॉर्म में दिया गया है, उसको आप जरूर पढ़ें। अब यहां पर कुछ टॉपिक्स को यदि आप देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहले टॉपिक से देखना शुरू करते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक सामाजिक, जस्ट 1 सेकेंड। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। देखिए ये जो टॉपिक है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को एक ही नोट में डाल दिया है, समेट दिया है। इसको आप देखेंगे, इसमें हालांकि आमतौर पर एंशिएंट मेडिवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली जो है आमतौर पर किसी भी डायनास्टी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिलनाडु एनसीईआरटी यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक चीज प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। हालांकि हमारी जो मेन एनसीईआरटी है उसमें भी प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, लेकिन जो एनसीईआरटी थोड़ी बल्की हो गई है, तमिलनाडु की एनसीईआरटी थोड़ा क्रिस्पी है, मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है ना, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आर्य समाज क्या है, आर्य समाज गठन किसने किया, कब किया। प्रार्थना समाज क्या है, गठन कब किया, किसने किया, है ना। सत्यशोधक समाज क्या है, गठन किसने किया, है ना। तो ऐसी जो चीजें हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, महात्मा गांधी के द्वारा जो सामाजिक सुधार के लिए जो प्रयास किए गए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे जो आंदोलन स्टार्ट किए वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। रामास्वामी पेरियार का पूछा सकता है, ज्योतिबा राव फुले साहब का पूछा सकता है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आपको प्रयास करना है। इवनली सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है राजा राममोहन राय साहब का, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। इसके अलावा एक क्वेश्चन एमपीपीएससी का या सिविल सर्विस का और फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है, इससे पूछा जाता है ये एक्ट कब पास हुआ। जैसे मान लीजिए सती एबोलिशन एक्ट, सती प्रथा के अंत के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो कब लाया गया, 1829 में। ये पूछा था किसके टाइम में लाया गया। अब राजा राममोहन राय का नाम बाय डिफॉल्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन याद रहे उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो टाइम था विलियम बेंटिक का। तो विलियम बेंटिक जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ही बने थे, तो याद रहे विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था 1933 में, 1933 में। लेकिन 1933 नहीं, 1833 में, 1833 में। लेकिन 1829 को इन्होंने सती एबोलिशन एक्ट लाया था, है ना। तो यहां पे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। कोशिश करना मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे मान लो इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है एंशिएंट मेडिवल मिला के हैं। तो यहां प्रयास करना है पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना, उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल में जाना। बहुत सारे लोग एंशिएंट मेडिवल में डूब जाते हैं, मॉडर्न को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है मॉडर्न पहले कंप्लीट करना है, एंशिएंट और मेडिवल बाद में करना है ना। स्वतंत्रता संघर्ष पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो स्वतंत्रता के पश्चात के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। एकीकरण में जैसे कि हमारी कितनी रियासतें थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा सकते हैं, कितने मेंबर उसमें थे, कितने मेंबर पहले स्टार्टिंग में थे, बाद में कितने पाकिस्तान में चले गए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी आपको तैयार करके रखनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पे जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जो हमारी प्रारूप समिति थी वहां पे कितने मेंबर थे, तो कई बार मेंबर का नाम पूछ लिया आता है, यूपीएससी का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो ये थोड़ी आपको तैयार करना पड़ेगा। साथ ही मध्य प्रदेश का जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से राज्य थे पहले, जैसे केंद्रीय प्रांत और बेरार था, सीपी एंड बेरार, इसकी राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत की राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। इसके अलावा विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। भोपाल था, भोपाल की राजधानी भोपाल थी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि पहले सीएम कौन थे, कई बार के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो प्रयास करना है आपको ये चीजें भी थोड़ी देख के जाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में पुश ज्यादा करें। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो आप ये किताबें पढ़ेंगे, लेकिन एक किताब और भी बड़ी फेमस है, घटना चक्र।
घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है हर एक पीएससी का, चाहे बिहार पीएससी हो, चाहे मध्य प्रदेश पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, यूपीएससी हो, हर एक चीज का कंपाइलेशन घटना चक्र में बनता है। घटना चक्र दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आप घटना चक्र की बुक को रेफर कर सकते हैं, वहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब थ्योरी पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को रेफर करिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप घटना चक्र को रेफर करिए। आपका ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। यहां पर भी याद रहे, एंशिएंट और मेडिवल में उतना स्कोर नहीं पाता, लेकिन मॉडर्न स्कोर आता है। तो यदि हम कहें कितना स्कोर कर सकते हैं, 10 में से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन यहां पे स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक आप स्कोर कर सकते हैं। दैट्स द पॉसिबिलिटी। अगला टॉपिक लेते हैं, हमारा है यूनिट 3, मध्य प्रदेश का भूगोल। देखिए, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वही पुराना सब्जेक्ट जो टाटा मैकग्रा-हिल बुक की आप थ्योरी बुक ले, और इसके अलावा पुणेकर की आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। यहां से आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को। यहां पर आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते चलें, बिकॉज वहां से आपको पता चलेगा क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ एक दो टॉपिक को लेकर वहां पे डूब जाते हैं। इतना भी डूबना नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है उस टॉपिक से जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। बिकॉज आपको यहाँ पे पीएचडी तो करनी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग पीएचडी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में देखा जाता है कि सिलेबस जो है उनका अधूरा रह गया। तो प्रयास करना है सिलेबस को जल्द जल्द कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, ये टॉपिक सबसे बड़ा है। देखने के लिए तो एक सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इस टॉपिक से अकेले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे आते हैं। जिसमें वन की बात करें, अक्सर पूछा आता है आपसे मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार के वन हैं। इसके अलावा वन्य जीवों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो वनोपज वन्य जीव में सारी चीजें आती हैं। आपके नेशनल पार्क कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएंगे। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में कौन कौन शामिल है, पचमढ़ी, पन्ना, चाणक्य, अमरकंटक, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछाएंगे। ये पूरा यही टॉपिक है ना। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, कब बायोस्फीयर रिजर्व से घोषित किया गया, ऐसे क्वेश्चन है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व 3 ही है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया, है ना। नेशनल पार्क की संख्या ज्यादा है तो वहां पे आपको हो सकता है ईयर याद ना रहे, सेंचुरीज बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पे याद ना रहे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटी सेंचुरी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर याद रखना है। साथ में नदियों का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। हालांकि नदियों का टॉपिक यहाँ पे टॉपिक कॉमन है सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं से, क्योंकि नदियों में कौन से महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी क्वेश्चन पूछा था। जैसे नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे ओमकारेश्वर डैम है ना। हनुवंतिया टापू भी बड़ा फेमस है, पूछा था आप लोगों से कौन से जिले में से थे। ये क्वेश्चन अक्सर पीएससी पूछती है, मेरी लास्ट ईयर पूछा गया था शायद। तो यहां पर आपको याद रखना है नदियां और उसमें जो प्रोजेक्ट बने, जैसे मादरडेला डैम कहां पर बना हुआ है ना। हमारी जितनी भी नदियां उसको ओरिजिन प्लेस कहां पर है, कौन सी नदी से जाके मिलती है, ऐसा अक्सर पूछा आता है कि हम बताओ बेतवा नदी जो है कहां से उसका उद्गम होता है, कुमरा गांव रायसेन से होता है, बाद में किससे जाके मिलती है, यमुना से। यमुना से कहां पे मिलती है, हमीरपुर पे मिलती है। के नदी का उद्गम कहां से होता है, कटनी के रेड्डी तहसील से होता है। कहां पे जाके मिलती है, जो बांदा जिला है उसमें एक जगह है चिल्ला घाट, जहां पे जाके यमुना से मिलती है। हमारी बहुत सारी नदियां और भी, जैसे सिंध नदी की बात करें, सिंध जो है कहां पे मिलती है, इटावा पे जाके यमुना से मिलती है। इसके अलावा हमारी एक और नदी है चंबल नदी, इसका उद्गम जाना पास होता है, ये भी जाके इटावा पे मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ सकती है। साथ में वहां पर कौन सा प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी नदी और भी, जैसे जोहिला नदी की बात करें, जोहिला का उद्गम तो बेसिकली अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम भी होता है, अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम भी होता है। और कमाल की बात है जोहिला बाद में शहडोल में जाके आपसे मिल जाती है, किससे, सोन नदी से मिल जाती है। सोन नदी की बात करें, सोन नदी जाके दानापुर में जाके गंगा से मिल जाती है, दानापुर पटना के पास में है। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ सकती है। तो यहाँ पे नदियों का टॉपिक और साथ में जो उसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। साथ में पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, पर्वत श्रृंखलाओं का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण पीक्स है वो आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मध्य से प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गिनी चुनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, लुक एट दिस वन, यहाँ पर नीचे हो गया सतपुड़ा रेंज, ऊपर हो गया विंध्य रेंज। सतपुड़ा रेंज की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट करो पहले से, ये कौन सी रेंज है, ये है आपकी मैकाल रेंज। मैकाल के बाद यहाँ पर महादेव रेंज होगी, फिर यहाँ पर हल्का गाविलगढ़ रेंज है, फिर लास्ट में राजपीपला है। राजपीपला जो अलीराजपुर वगैरह क्षेत्र में राजपीपला आती है। तो यहाँ पर ये लोकेशन आपको याद रखना है, कई बार सीक्वेंस जमाने के लिए आता है, एमपीएससी पहले पूछ भी चुकी है। ऊपर है विंध्यन रेंज,
विंध्यन रेंज में जो पहला टॉपिक है, यहाँ पर कौन सा रेंज है, ये है आपका कैमूर रेंज जो कि विंध्य क्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ पर आप याद रखिए भांडेर रेंज है, भांडेर रेंज में पूछा जा सकता है आप लोगों से। एवरली जो जाना पाव पहाड़ियां हैं वहां से जो चंबल नदी का उद्गम होता है वो भी विंध्यन रेंज में आता है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ी ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको पीएससी पूछ सकती है। तो पर्वत श्रृंखलाओं में क्वेश्चन पीएससी अक्सर पूछती है। साथ में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके जो मेन पीक्स हैं कई बार वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ मध्य प्रदेश की जलवायु में चलते हैं। लास्ट में पूछा गया था एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु है, कौन सी जलवायु का मेन फीचर कौन सा है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन हल्का हल्का आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन से क्वेश्चन अक्सर पूछाते हैं। कौन सा मिनरल कहां पाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई सारे मिनरल पाए जाते हैं। मिनरल हार्टलैंड तो हालांकि हम बोलते हैं बेसिकली जो हमारा छोटा नागपुर का प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू तो अलग क्षेत्र है, वो बेसिकली आपके झारखंड, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र में आता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पे भी कई सारे प्रकार के मिनरल्स हैं। ऐसे यदि हम बात करें यहाँ पर बालाघाट है, बालाघाट में दो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं। एक तो मैग्नीज की खान है भारवेली में और कॉपर का मलाज खंड में है। ये दोनों अक्सर एग्जाम पूछाते हैं। इसके अलावा अगर गांव की बात करें होशंगाबाद में, यहाँ पर टंगस्टन पाया जाता है। इसके अलावा जो सुहागपुर है आपके शहडोल में, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, कोयले की माइंस है, कोयले की माइंस है। यदि आप सिंगरौली की बात करें, यहाँ पर कोयले की सबसे मोटी लेयर 136 मीटर की कोल की मोटी लेयर पाई गई है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। पूछा सकता है आप लोगों से कोल की कौन सी वैरायटी मध्य से पाई जाती है। मध्य प्रदेश में देखिए तो मोस्टली बिटुमिनस वैरायटी का कोल पाया जाता है। एंथ्रासाइट जो बेस्ट वैरायटी का कोल है वो मोस्टली आपको कश्मीर में मिलता है। भारत में उसकी परसेंटेज काफी कम है, लेकिन बिटुमिनस वैरायटी का कोल ही मोस्टली पाया जाता है। बाकी लिग्नाइट और पीट जो है थोड़ी खराब वैरायटी का कोल है। बिटुमिनस सेकंड बेस्ट वैरायटी कोल है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो कि सुहागपुर और आपका जो ये अपना सिंगरौली का क्षेत्र है, इसके अलावा अनूपपुर में कोतमा वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ पर बेसिकली मिनरल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि हम डायमंड की बात करें, डायमंड की कौन कौन सी माइन है, कौन सी माइन कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। तो खनिज का जो टॉपिक है थोड़ी सी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अक्सर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन की बात करें, नेशनल हमारे जितने भी नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवेज हैं उसको आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन अक्सर पीएससी पूछती है। कह सकता हूं टॉपिक डिफिकल्ट है। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे का अपडेट भी कई बार नहीं मिल पाता है, कई बार प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वहां पे जाके प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पुरानी किताब आपके पास मध्य प्रदेश की है तो प्रयास करना नई किताब लेना, उसमें थोड़ी अपडेट कर देते हैं तो वहां से आपका काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजना ये टॉपिक ऑलरेडी देख लिए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग तो आप पढ़ेंगे, लेकिन साथ में यहां पर पढ़ना जो अक्सर पूछा सकता है, खरीफ फसल कौन सी है, रबी फसल कौन सी है, कब कौन सी फसल उगाई जाती है, ये चीजें थोड़ी सी आप पढ़ के जाना। कहां पे कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। जैसे यदि हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में, यदि हम बात करें यहाँ पर जो मिट्टियां हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज कृषि में ही आता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो कौन सी काली मिट्टी जो है कहां पाई जाती है, तो मालवांचल में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो हमारा जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये मेन एरिया है। जैसे यदि हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में जो दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी भी आपको इसी अंचल में मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कई प्रकार की और वैरायटी ऑफ द सॉइल्स हैं, वहां से एग्जाम बन सकता है क्वेश्चन। जैसे हम बात करें नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो चंबल का बेल्ट है, या नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। प्लीज डू कमेंट। बहुत ही अच्छी वैरायटी की मिट्टी होती है, आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। अब उसमें ये भी आपको याद रखना है कि उसमें दो प्रकार की मिट्टी और होती है, इसमें खादर होती है और बांगर होती है। तो खादर क्या होती है, बांगर क्या होती है, भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अलुवियल सॉइल की बात करें तो अलुवियल सॉइल में दोनों होती है, खादर और बांगर दोनों होती है। दोनों आपको पता होना चाहिए। खादर जो है पुरानी होती है कि नहीं होती है, बांगर पुरानी होती है कि नहीं होती है, तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। एनीवे आगे चलते हैं, यहां से मूव ऑन फ्रॉम हियर। ये कहां से आप कंप्लीट करना है, टाटा मैकग्रा-हिल की बुक की आप थ्योरी बुक लेना, और इसके अलावा पुणेकर की आप ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से आप काम हो जाएगा। हालांकि हम लोग भी यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करा चुके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी ऐसी क्लासेस रिकॉर्ड की गई हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ये चीजें आपको ऑलरेडी हमारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, ना। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अगला टॉपिक लेते हैं, चौथा टॉपिक है भारत में विश्व का भूगोल। याद रहे भारत का तो ही है, विश्व का भूगोल भी आपके सिलेबस में है। अब इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, एनसीईआरटीज आपको पढ़नी होगी। 6ठी से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी रिकमेंडेबल है,
लेकिन आप पेरियार की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पतली सी एनसीईआरटी है, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। पेरियार की एनसीईआरटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हालांकि कुछ और भी किताबें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। महेश कुमार वर्णवाल सर की भी एक किताब है, वो काफी अच्छी किताब है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन पेरियार मुझे ज्यादा क्रिस्पी लगी। हालांकि महेश कुमार वर्णवाल सर की जो किताब है उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको यही चीजें पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पे क्या चीजें हैं। आमतौर पर क्वेश्चन ऐसे पूछ आते हैं, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा मिक्स टॉपिक है। आमतौर पर ये आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी ओशन करंट्स हैं। हालांकि ये टॉपिक इसमें महासागर वगैरह में आता है, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, लेकिन भौतिक विशेषताओं में ये सारी चीजें कवर होती है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके वन्य जीव में, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी कॉर्बेट के बारे में पूछा गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, तो ये जो है आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में हमारा जो डेवलपमेंट है, जो फसलें हैं उसी से अक्सर आमतौर पर क्वेश्चन पूछा आते हैं। खनिज संपदा में कौन सी चीज में कौन सी रैंक है, जैसे कोल के उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम पूछा सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी आपको तैयार करनी पड़ेगी, है ना। सामाजिक भूगोल की बात करें, जनसंख्या संबंधी जनसांख्यिकी जो हमारा सेंसस है वहां से बात किया गया है, तो सेंसस आपको जरूर तैयार करना पड़ेगा। सेंसस बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। सेंसस 2011 के डेटा जो है जो इसमें दिए हुए, जैसे सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, हमारा जो जनसांख्यिकीय लाभांश कितना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ये चीजें आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। अक्सर यहाँ पे पूछा आता है। 2021 के सेंसस का डेटा अभी पब्लिक हुआ नहीं है, इसलिए आपको 2011 सेंसस का डेटा ही आपको याद करके जाना है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको सेंसस अच्छे से पढ़ लेना है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन अक्सर एक क्वेश्चन तो सही पूछा जरूर जाता है। दूसरा, आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन में उद्योग यातायात के साधन, तो यहां पर अक्सर यातायात के साधन में चीजें पूछ जाती हैं। उद्योग से पूछा आता है कौन से उद्योग कहां पर है। कई बार पीएसयू से क्वेश्चन बन जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि पूछ के आता है कि कौन सा जो पीएसयू है, कितने महारत्ना है, कितने नवरत्ना है, ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी पूछ लेती है। थोड़ी आपको तैयार करना है कि टॉपिक भी तैयार रहे। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, तो यहाँ पे कौन सी नदी कहाँ पे बहती है। कई बार सरगासो सी के बारे में पूछ लिया गया था अभी हाल ही में, पिछले बार। तो ऐसी चीजें थोड़ी आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा टॉपिक काफी वाइड है, सेलेक्टिव चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो मेन रेंजेस हैं, पहाड़ियां हैं, जैसे सबसे लंबी पर्वत चोटी कौन सी है ना, एंडिस क्या है, रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे हैं, तो मेन जो आप पढ़ते हैं वो चीजें थोड़ी आप तैयार कर लेना। हालांकि मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारी एनसीईआरटी है 6th और 7th क्लास की, यदि आपको पुरानी एनसीईआरटी मिल जाए तो यहां से आपका मेजर काम हो जाएगा। तब जो हमारी 6th और 7th की एनसीईआरटी है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है, तो वहां से भी आपका काम हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। वैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जेसी लियोंग की बुक काफी फेमस किताब है। आमतौर पे सारे जितने यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उसको पढ़ते हैं, तो आप उसको चाहें तो रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बल्कि है देखने में बहुत पतली है, लेकिन उसको कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यदि आप एनसीईआरटी से यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकें तो काफी शॉर्ट पड़ेगा आपको, है ना। तो ये टॉपिक हो गया आपका। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं कहाँ पे क्या है, ये आपसे पूछा सकता है। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है। तो दोनों में डिफरेंस जो है आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कई बार लोग इंटरचेंजेबल तरीके से करते हैं। तो ये रहा हमारी बुक्स के बारे में, थ्योरी किताबों के बारे में। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव के लिए आप घटना चक्र जरूर रेफर करना। घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव कंपाइलेशन है बहुत ही गजब का है। वहां से जो क्वेश्चन आते हैं कई बार आपके पीएससी में डिक्टो वहीं से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, इसलिए आप प्रयास करें घटना चक्र को जरूर प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएं। याद रहे, रिविजन इज द की फॉर सिलेक्शन। ऐसा नहीं करना कि आप एक बार पढ़ लिए और बात खत्म हो गई, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, नहीं, आपको कम से कम 10-12 बार एग्जाम के पहले रिवीजन करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद बनाए प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये कि सारा का सारा सिलेबस जो है 12-15 पेज में कंपाइल हो जाना चाहिए, इससे एग्जाम के पहले रिवीजन करने में काफी आसानी हो।
शॉर्ट नोट्स बना होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है एग्जाम के पहले सारा सिलेबस रिवाइज ही नहीं कर पाते। तो आपको प्रयास करना है शॉर्ट नोट्स अभी से तैयार करने लग जाना है। आप एक दो बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए उस टॉपिक का, जैसे मान लीजिए 4th यूनिट आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बनाइए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स 12-15 पेज का होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। शॉर्ट नोट्स में आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, मेन कीवर्ड्स आपको लिखना है। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें लिखनी भी नहीं है, जो चीजें आपको आती हैं वो चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ओशन करंट्स पता है कि कौन कौन से ओशन करंट कहां पे बहती हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं किसका लोकेशन क्या है। लेकिन यस, ओशन करंट्स में अक्सर भूल जाता है कि कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है। जैसे आपसे पूछा सकता है ओयासियो करंट, ओकोसा करंट जो है वो कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। क्रूसियो करंट जो है वो कैसी करंट है। लेब्राडोर करंट जो है कैसी करंट है। कैनरीज करंट कोल्ड करंट है, वार्म करंट है। तो यहां पर जो है अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो प्रयास करें जहां पर ये से कंफ्यूजन होते हैं तो आप लिख लें कोल्ड करंट, ये कोल्ड करंट है। वार्म करंट मतलब गर्म जलधाराएं, ये गर्म जलधाराएं हैं। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। नाउ चलते हैं अगले यूनिट में। अगला यूनिट है 5वां यूनिट, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। देखिए इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत में प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। लक्ष्मीकांत इन पॉलिटी की बेस्ट बुक है, इससे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लक्ष्मीकांत इज लाइक ए नोट्स। तो वहां से आप संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल पढ़ सकते हैं, मंत्रिमंडल पढ़ सकते हैं, विधानसभा पढ़ सकते हैं, उच्च न्यायालय पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन याद रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेटा है। जैसे मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, कितने नगर पालिका है ना, नगर परिषद है, कितने कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने जनपद पंचायत हैं, कितने जिला पंचायत हैं। ये डेटा जो है आपको मध्य प्रदेश की जो बुक आप लोगे, कोई भी बुक, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक लोगे या जो भी किताब लोगे, पुणेकर की किताब, उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको पंचायती राज सिस्टम में तो आपको पढ़ना है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में अक्सर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे मान लो पूछ लिया गया बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन किस साल आई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया। अशोक मेहता कमेटी आई, उन्होंने 2 टायर सिस्टम प्रपोज किया। कौन सी कमेटी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करी? एल.एम. सिंघवी कमेटी। कब आई? ये क्वेश्चन आमतौर पर ऐसे पूछ लेती है। तो ये चीजें आपको लक्ष्मीकांत में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के रिलेवेंस में, वो चीजें आपको मध्य प्रदेश की किताब मिलेगी। तो यहां पर दोनों ही किताब आपको रेफर करनी पड़ेगी। ये लेकिन आप प्रयास करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। आप जो मध्य प्रदेश का आप लोगे, पुणेकर लोगे, वहां से मिल जाएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी की आती है घटना चक्र, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए उसको आप जरूर रेफर करना, वहां से काफी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था में देखें तो जनांकी और जनगणना, स्टेट का जो सेंसस है, कितना सेक्स रेशियो है, कहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, कहां पे सबसे कम है, सेक्स रेशियो कहां पे सबसे ज्यादा है, कहां पे सबसे कम है, या इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है हमारा। बाकी चीजें ही पूछ ली जाती है कई बार, ऐसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कितना है, मातृत्व मृत्यु दर कितना है। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश की रैंकिंग वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है एज ऑफ नो पूरे देश का। वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, डेटा पूछ लिया जाएगा आप लोगों से। तो ये चीजें थोड़ी आपको तैयार कर रखना। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, देखो ये टॉपिक जो है आर्थिक विकास के लिए प्रयास करो कि मध्य प्रदेश का बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रॉपर तरीके से आप देख के जाओ। हालांकि जब बजट इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो हम लोग प्रॉपर तरीके से अपलोड करते हैं कंपाइल फॉर्म में, तो आप उसे जरूर देखना, वहां से आपको खूब सारा बेनिफिट मिलेगा। वहां से क्वेश्चन जो भी आएगा बन जाएगा। यूजुअली बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन पूछा आता है। तो ये मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आप तैयार करके जाना। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मेन जो इंडस्ट्रीज हैं, कहां पे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मध्य प्रदेश की जातियां, जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, ये क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर का है। तो जो भी स्कीम्स मध्य सरकार चला रही है ट्राइब्स के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको करंट अफेयर्स थोड़ी क्लब करके जाना है, स्कीम्स जो हमारी है वो पढ़ के जाना है। तो ये टॉपिक देखिए थोड़ा सा मिक्स टॉपिक है, लेकिन ये भी आपको प्रॉपर तरीके से मल्टीपल सोर्सेस से रेफर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ना। अगला टॉपिक लेते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। अगला टॉपिक है 6th यूनिट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। देखिए देखा जाए तो इसमें 2 ही अधिनियम लिखे हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उसमें सारे के सारे एक्ट दिए हैं, है ना। सारे के सारे मतलब 1773 से शुरू किया है और उसके बाद में सारे एक्ट
47 तक ले गया है। तो देखिए पढ़ना तो आपको सारे नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बाकी चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन ये दो एक्ट जो है ये आपको अक्षरशः ही याद होनी चाहिए। अक्षरशः मतलब इस एक्ट की एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। डायरकी कब लाएगी, केंद्र में कब लाएगी, राज्य में कब लाएगी, द्वैध शासन प्रणाली। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म जो है, बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय प्रणाली जो है, केंद्र में कब लाएगी, राज्य में कब लाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको प्रयास करना है ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसे 1919 का एक्ट है, इसे बोलते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मोंटेगू क्या थे, चेम्सफोर्ड क्या थे। अब याद रखना चेम्सफोर्ड जो थे वाइसराय थे, मोंटेगू थे सेक्रेटरी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 वाला है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट नाम तो याद रखना। तो यहां पर याद रखना, बाकी एक्ट भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने हैं, लेकिन 1919 और 1935 का एक्ट बिल्कुल अक्षर से आपको याद होना चाहिए। पढ़ने के क्या रेफर कर सकते हो, लक्ष्मीकांत के यदि आप रेफर करोगे, लक्ष्मीकांत में आपको सारी चीज मिल जाएंगी। लक्ष्मीकांत में आपको सारे के सारे एक्ट भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, है ना। लक्ष्मीकांत को प्रेफर करना। संविधान सभा में के बारे में पूछा गया है, संविधान सभा में कितने मेंबर थे, पाकिस्तान बनने के बाद में कितने मेंबर वहां चले गए, संविधान सभा का गठन कब किया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपसे यहां से बनेंगे। इसके अलावा संविधान सभा में कौन कौन सी कमेटीज थी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रारूप समिति के बारे में पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि प्रारूप समिति में कौन कौन से मेंबर थे, तो ये चीज आपको संविधान सभा कॉन्टेक्स्ट में तैयार करना है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, संसद से क्वेश्चन यूजुअली ज्यादा पूछे जाते हैं। संसद में जो बिल लाए जाते हैं डिफरेंट तरीके के, वो बिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा बिल ऐसा है, जैसे ऑर्डिनरी बिल की बात करें, साधारण विधेयक की बात करें, ये कहां पे ला सकते हैं, पहले लोकसभा ला सकते हैं, राज्यसभा ला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग किस में हो सकती है, फाइनेंस बिल के मामले में, वित्त विधेयक के मामले में ज्वाइंट सिटिंग होती है कि नहीं, जो संशोधन विधेयक है वहां पे ज्वाइंट सिटिंग होती है कि नहीं होती है, संयुक्त विधेयक जो लाया जाता है उसमें अध्यक्षता कौन करता है, कौन से जो मीटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग है, उसको इनवाइट कौन करता है, समन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो यहां पर संसद को ज्यादा फोकस करना, लेकिन राष्ट्रपति से भी कई बार पूछा जाता है, स्पेशली राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमा शक्तियां हैं, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। कार्यपालिका से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर संसद को ज्यादा जोर देना है। पार्लियामेंट की जो डिफरेंट कमेटीज हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, एस्टिमेट्स कमेटी हो गई, इसे बोलते हैं प्राक्कलन समिति, है ना, कमेटी इन पब्लिक अंडरटेकिंग, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जाते हैं। तो कमेटीज भी आपको यहां पर पार्लियामेंट के याद रखना है। संसद का टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, आराम से पढ़ना, लेकिन यहां से क्वेश्चन जो आते हैं बन जाते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बिल्कुल अक्षर से आपको याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का सब कुछ याद होना चाहिए। एवली राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं, सामाजिक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीवादी गांधीयन प्रिंसिपल, और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। कौन सा आर्टिकल किस में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार तो आप पढ़ेंगे सारे के सारे। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिलते हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों को मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से मौलिक अधिकार में क्या चीजें होती हैं। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन काफी बड़ा है, जैसे राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार जो है कि आपको 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में लाउड स्पीकर नहीं चलाना है, ये कौन किस में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। देश से बाहर जाने का, भ्रमण करने की जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में आता है। देश के अंदर भ्रमण करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पीएससी पूछ सकती है। तो मौलिक अधिकार का टॉपिक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्तव्य की बात करें, कौन से अमेंडमेंट से लाया गया, कितने कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51 में कौन कौन से सब आर्टिकल्स हैं। तो ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछा सकती है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं कह सकता हूं ये स्टार आप डालना, यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछाते हैं, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन तक बच जाते हैं। संवैधानिक संशोधन में जो पहला है या जो मेन संवैधानिक संशोधन है वो आपको पढ़ने हैं। एक तरफ से सारे मत पढ़ लेना जाना। हाँ, जो भी लास्ट में 4-5 हुए हैं उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को। ऐसे 99वें संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास फोर्स संवैधानिक संशोधन से लाया गया। तो ये जो नए वाले हैं, पिछले 6-7 जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। शुरू के आपको याद होना चाहिए, पहला वाला पता होना चाहिए क्या हुआ। इसके अलावा जो मेन अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको थोड़ा याद होना चाहिए, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन पूछा आता है। जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में स्पेशली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा आता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो मोरारजी देसाई टाइम में किया गया था, वहां से क्वेश्चन पूछा आता है। तो जो मेन अमेंडमेंट्स हैं वो आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे।
कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे जहां पर बहुत ही हिस्टोरिक चेंज लाए गए, जैसे 89th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहां पर लिमिट डाल दी गई कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते लोअर हाउस का। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाते हैं। तो संवैधानिक संशोधन जो है मेन संवैधानिक संशोधन आपको पढ़ने हैं, वरना ये नहीं कि 104 अमेंडमेंट आप पूरे रटने लग जाओ। मेन में जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगी वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में स्पेशली जो रिट पिटीशंस हैं उसके बारे में याद रखना। आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रिट है, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मैंडामस, सेसुररी क्यो वारंटो, है ना, प्रोहिबिशन, ये सारी जो रिट है किसके खिलाफ में लाया सकता है, कौन जारी कर सकता है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का इंटरप्रिटेशन, ये चीज आपको यहां पर तैयार करनी है। ये सारा का सारा टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत में बहुत ही बेस्ट तरीके से दिया हुआ है। सेलेक्टिव टॉपिक आप पढ़ना, सारा का सारा लक्ष्मीकांत एक तरफ से मत पढ़ने लग जाना, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना, तो ये चीज आपको तैयार हो जाएगी। दूसरा, ये जो पॉलिटी का टॉपिक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, इसको आप जो घटना चक्र आती है, घटना चक्र से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करके जाना, बिकॉज घटना चक्र के जो एमसीक्यूज है बहुत ही प्यारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसमें सारे पीएससीज के कंपाइलेशन दिए हुए प्रीवियस क्वेश्चन के, वहां से आपका काम हो जाएगा। अगला टॉपिक है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इंडियन इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात। देखिए, इकोनॉमी से मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तैयार करने के लिए आप लोग यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाओ, यहां पे आपका मेजर पोर्शन तैयार हो जाएगा। जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं वो कोई भी रमेश सिंह है या कोई भी किताब आप ऐसे इकोनॉमिक उठाओ और वहां से जो मेन टॉपिक जो इसमें दिए हुए सिर्फ उतना ही आप पढ़ लो, एंड दैट्स इट। भारतीय व्यवस्था में पूरी रमेश सिंह पढ़ने मत लग जाना, इसमें सिर्फ बजट इकोनॉमिक सर्वे प्रॉपर तरीके से पढ़ना, उतने से आपका काम हो जाएगा, एंड दैट्स इट। बहुत ज्यादा डीप मत जाना। हाँ, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना। यदि आपको टर्म समझना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, वहां पे जीडीपी जीएनपी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ लेना 11th 12th की, तो वहां से आपका मेन काम हो जाएगा, वो ज्यादा कंपाइल्ड फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ ले, माइक्रो मत पढ़ने लग जाना, माइक्रो जो है बहुत बल्कि है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी प्रॉपर तरीके से आती है घटना चक्र, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रयास करना कि जो नई वाली घटना चक्र उसको पढ़ना। इकोनॉमी में थोड़ा दिक्कत ये रहती है कि जो करंट अफेयर में ज्यादा फोकस होता है, तो इकोनॉमी के जो घटना चक्र है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, तो वहां पे शायद आपको उतना मजा ना आए, बिकॉज उसमें मोस्टली नए क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जो नया बजट इकोनॉमी सर्वे से फोकस ज्यादा होता है, तो हो सकता है वहां से ज्यादा आपको रिलेवेंट ना मिले, लेकिन एटलीस्ट आप घटना चक्र देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक है 7वां विज्ञान एवं पर्यावरण। ये है हमारा साइंस का टॉपिक है। देखिए, साइंस और इन्वायरमेंट दोनों है। हालांकि इन्वायरमेंट के लिए लोग शंकर आईएएस को रेफर करते हैं, लेकिन शंकर आईएएस के जो मेन सेलेक्ट टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। पूरी शंकर आईएएस पढ़ना बहुत बल्कि किताब है। विज्ञान में देखा जाए तो 10th क्लास की एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट एनसीईआरटी मानी जाती है। हालांकि 9th और 10th की एनसीईआरटी दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th की एनसीईआरटी काफी अच्छी किताब है। इसमें टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इसको रवि अग्रहारी की, टाटा मैकग्रा-हिल की पब्लिकेशन की बुक आती है। रवि अग्रहारी की बुक भी काफी अच्छी है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। तो ये रही मेन किताबें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आप पढ़ना घटना चक्र। घटना चक्र साइंस का आता है, थोड़ा मोटा आता है, लेकिन घटना चक्र यदि आप पढ़ सकें तो वहां से आपके मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज घटना चक्र में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देता है। लेकिन चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके मेंस के सिलेबस में है, पेपर 3 में, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप थ्योरी किताबें प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना। 9th और 10th की एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। 11th और 12th में भी सेलेक्टिव टॉपिक आप रेफर कर सकते हो, लेकिन 9th और 10th की एनसीईआरटी तो प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रवि अग्रहारी किताब को पढ़ सकते हैं, वहां पर जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक आती है रवि अग्रहारी की, काफी बढ़िया किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, वही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। उपग्रह में जो रिसेंट लॉन्च है वहां से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ चीजें, जैसे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछा सकता है आप लोगों से।
पीएसएलवी क्या होता है, पोलर सेंट्रल लॉन्च व्हीकल जो है इसमें कितने स्टेज होते हैं, जीएसएलवी जो है ये क्या होता है, इसमें कितने स्टेज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपसे एग्जाम में, थोड़ा आप तैयार करके जाना है ना। इसके अलावा पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो पर्यावरण का तो आपको संकराई से मिल जाएगा, वहां पे कंपाइलेशन है, हालांकि एनवायरमेंट की घटना चक्र एक अलग से आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। पारिस्थितिकी तंत्र, ये सारी चीज मिल जाएंगी। पोषण आहार पोषक तत्व, तो ये तो साइंस का टॉपिक है। मानव शरीर संरचना, ये भी साइंस का टॉपिक है। कृषि उत्पाद तकनीकी, कृषि के बारे में थोड़ा सा जो नई टेक्नोलॉजी है ये आपको साइंस टेक्नोलॉजी की किताब मिल जाएगा, रवि अग्रवाल की किताब में। खाद्य प्रसंस्करण उसमें मिल जाएगा। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स जो है, इस पे जो स्कीम्स हैं, इस पे प्रॉपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आपको होम पेज में मिल जाएंगे। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, प्रबंधन, तो प्रबंधन वाला जो टॉपिक है, यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कई बार पूछा आता है, ये थोड़ी आपको तैयार करना पड़ेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी चीजें। हालांकि रवि अग्रवाल की किताबों में ये भी चीजें भी कवर किया गया है, तो ये चीजें आपकी मेन तरीके से है। हाँ, यदि आपको इसमें दिक्कत आती है, इसमें ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, फॉर नेक्स्ट टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। देखिए ये करंट अफेयर का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पर्सनालिटीज पे ज्यादा फोकस होता है, जैसे कि स्पेशली नोबेल प्राइज विनर जो हैं, या जितने भी पुलित्जर प्राइज हैं, जितने भी वैरायटी ऑफ प्राइज हैं, नोबेल प्राइज हैं, यदि भारत का कोई कैंडिडेट है, भारत का कोई ऐसा अवार्ड विनर है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इवनली स्पोर्ट्स में ज्यादा फोकस रहता है, तो स्पोर्ट्स में आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्स में जो विनर रहे हैं वहां से आपको जरूर तैयार करके जाना है। स्पोर्ट्स में तो मल्टीपल प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, हमारा जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एशियन गेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने के लिए है, लेकिन आप याद रखें जो करंट अफेयर किताब है वहां से आप रेफर कर सकते हैं। एवली यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अभी हाल ही में थोड़ा पुराने क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जैसे कि मलखंब के कोच हैं योगेश मालवीय, योगेश मालवीय को मलखंब के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। थोड़ा पुराना था लेकिन तभी पूछ लिया गया था जनरल सर्जन के एग्जाम में। तो यहां पर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पीएससी पूछ सकती है। 1-2 साल 3 साल पुराने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, लेकिन आपको बहुत परेशान नहीं होना है, प्रयास करना है पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है वो आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएं। अब यहाँ पर जितने भी अवार्ड्स हैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि एकलव्य अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड से पूछा सकता है, द्रोणाचार्य अवार्ड से पूछा सकता है आप लोगों से कौन सा किस विधा से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश का एकलव्य है और विश्वमित्र पुरस्कार है। इसके अलावा हमारा एक और पुरस्कार है जो बड़ा फेमस है, तो ये विक्रम अवार्ड है, विक्रम अवार्ड से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो ये जो अवार्ड्स मध्य प्रदेश मिलते हैं, इसके अलावा मल्टीपल अवार्ड्स और भी, जैसे कबीर सम्मान है, तुलसीदास सम्मान है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो और भी सम्मान दिए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, तो करंट अफेयर की बात करें तो कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो, घटना चक्र आप रेफर कर सकते हो नेशन का करंट अफेयर पढ़ने के लिए। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ने के लिए वेराइटी ऑफ पब्लिकेशंस आती हैं, कोई भी मार्केट से उठाओ किताब एक और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लो। हालांकि अभी एग्जाम पीडिया की किताब मैंने देखा उससे थोड़ी ठीक लगी, आप चाहे दूसरी किताब भी पढ़ सकते हैं। वेराइटी की बुक आती है, जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल है आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें मार्केट में काफी अच्छी क्वालिटी की है। आप ये भी मत सोचना है करंट अफेयर पूरी पीएचडी आपकी हो जाए, जनरल तरीके से आपके टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए, इतना पर्याप्त है। हालांकि करंट अफेयर के जो सेलेक्ट टॉपिक्स हैं प्रिसाइज करके हम लोग उस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड करते हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में जो भी किताब मिल जाए आपको ठीक ठाक लगे, थोड़ी सी देख लीजिए 2-4 किताबें, जो भी चीजें आपको लगे उसको आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। हाँ, घटना चक्र की किताब को जरूर आप रेफर कर सकते हैं, घटना चक्र थोड़ी कंपाइल्ड फॉर्म में रहती है, बढ़िया किताब रहती है। अदरवाइज यदि आप वो नहीं मिलती तो प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। प्रयास करें कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करने की हैबिट डालें। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट करें, लेकिन कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट 25 मिनट जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। उससे फायदा मिलेगा कि आपके अंदर थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल पैदा होती है। कल को जब आप मेंस लिखोगे तो वहां पर वो चीजें काम आती हैं। जो एडिटोरियल्स कॉलम है, संपादकीय कॉलम है, उसको आप पढ़ते हो तो वहां पर मेंस में आंसर लिखने के लिए आपको कंटेंट प्रॉपर तरीके से मिलता जाता है। तो ये चीजें यदि आप अभी से कर सके तो आई एम श्योर यू विल गेट द बेनिफिट। ठीक है, ये रहा 8th यूनिट। 9th यूनिट की बात करें, ये है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए एग्जाम के लगभग 2 महीने पहले ऑलरेडी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहां पर बल्क में क्वेश्चन कराते हैं। एक टॉपिक से तकरीबन हजार क्वेश्चन होते हैं, तो बल्क में क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस होते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस का बहुत टेंशन ना लें,
हालांकि करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी कराएंगे। लेकिन थ्योरी वाला पोर्शन जो है आप जरूर शॉर्ट नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से आप कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में काफी सहूलियत होती है। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में कई सारी किताबें आती हैं, लेकिन कोई भी किताब यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी किताब है, बिकॉज कंपाइल्ड फॉर्म में मैंने कई सारी किताबों में देखा है कि मोस्टली उन्होंने क्या किया है कि मिक्सअप कर दिया है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में मैंने एक कंपाइल्ड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। तो वहां से आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट है, सोशल साइट है, ई कॉमर्स है। तो यहाँ पे वो चीजें आपको वहां से मिल जाएगी, तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट से कोई भी किताब आप जाके उठाइए, उसको करिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मार्केट में मैंने सारी किताबें देख रखी हैं, किसी में प्रॉपर बेस्ट कंपाइलेशन नहीं है। बहुत सारी किताबों में देखा गया कि वहां पे कॉपी पेस्ट डाली गई है, और कॉपी पेस्ट इतना ज्यादा किया गया है कि वहां पे लगता भी है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा है एग्जाम में, है ना। तो कई बार दिक्कतें ऐसी ही थोड़ी सी आई हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक किताब तो आपके पास होना चाहिए। कोई मार्केट में जाना, एक किताब उठा लेना, एंड दैट्स इट। लास्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सार्वजनिक संस्थाएं। ये सारे टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी के टॉपिक हैं, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, तो ये सारे टॉपिक आपके इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्टली आपसे टेनर पूछ लिया जाता है, कार्यकाल किसका कितना है, या पूछा सकता है आप लोगों से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। जैसे आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी जिसका जिक्र हमारे संविधान में है। ऐसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें, तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338 में दिया हुआ है। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा हुआ है। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो क्या होती है, जिसका जिक्र हमारे संविधान में होता है, कोई ना कोई आर्टिकल उसके लिए लॉट होता है। दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं। इसका मतलब ये कि इस बॉडी का जिक्र संविधान में नहीं होता, इसको क्रिएट करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक अधिनियम लेके आता है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट, उससे बना दिया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ऐसी जो बॉडीज हैं जिनको एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन से क्रिएट किया आता है, एक ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर दिया आता है, ऐसी बॉडीज को बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं, स्टैट्यूटरी बॉडीज, है ना। इसके अलावा एक बॉडी होती है जिसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी, मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है। ऐसे है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें, ये एक ऐसी बॉडी है, ना तो ये सांविधिक संस्था है ना तो सांविधिक संस्था है, ना तो संवैधानिक ना तो सांविधिक, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना तो स्टैट्यूटरी। कैसा संस्था है, इसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बॉडी को क्रिएट करने के लिए जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिमंडल होती है, उसके द्वारा सीधा का सीधा गठित कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। प्लानिंग कमीशन भी इसी कैटेगरी में आता है। लॉ कमीशन की बात करें वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो यहां पर याद रखना, ये हमारी जो कैबिनेट है उसके द्वारा जो गठित किया जाता है एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, उसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, किस बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिलेक्शन कमेटी कई बार पूछ ली जाती है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो यहाँ पर चेयरमैन है, मेंबर हैं, इनका फॉर्मेशन जो किया जाता है उसके लिए सिलेक्शन कमेटी होती है। उस सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर कमेटी होती है। कौन उसका चेयरमैन होता है, कौन कौन मेंबर होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम पीएससी पूछ लेती है। सीबीआई की बात करें, सीबीआई में सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसकी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है। इसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसकी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ सकती है। तो इन चीजों को थोड़े आप तैयार करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक लेके चलना पड़ेगा, और ये चीजें आपको लक्ष्मीकांत में मोस्टली मिल जाएगा। हालांकि इसका कंपाइल्ड फॉर्म में पुणेकर की किताब भी आ गई है मार्केट में, आप उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत आई एम श्योर दैट इज मोर देन इनफ। तो ये रहे हमारे 10 टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स के। डिस्कशन थोड़ा लंबा खिंच गया, इसलिए आज मेंस का डिस्कशन नहीं करेंगे। मेंस के हर एक पेपर को एनालिसिस हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग मेंस पेपर 1, फिर उसका पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 हर को कंपाइल करेंगे और डिस्कस करेंगे कहां से कौन सी चीजें पढ़ी है। तो आज के डिस्कशन को मेंस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का बैच कोर्स जरूर हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से एमपीपीएससी का 1 ईयर बैच कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इसके अलावा राम सोनी एमपीपीएससी नाम का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमें एमपीपीएससी का 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं।
15 दिसंबर 2022 से बैच कोर्स लॉन्च किया जाएगा। इसकी फीस रहेगी 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज का ये 1 ईयर बैच कोर्स होगा। आप चाहें इस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो लॉन्च नहीं, 15 दिसंबर से लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी जाना ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि बैच कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीपिंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।